हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने अभिषेक का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सीटेट की आपकी क्लासेस आज बहुत इंपोर्टेंट है। थोड़ा दोस्तों टॉपिक लंबा होगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, जिसको हम दोस्तों जानते हैं इसके नाम से। तो डेवलपमेंट के दोस्तों आज कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, मोरल डायलेमा, मोरल रीजन, मोरलिटी, इन सभी के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोरालिटी के बारे में ही मैं आपको बता देता हूं कि मोरालिटी आखिर है क्या। मोरालिटी यानी नैतिकता। जो बच्चा दोस्तों हिंदी मीडियम में है वो तो दोस्तों बस अच्छे मार्क्स से इस बार पास होने वाला है। तो नैतिकता क्या है? जब दोस्तों सही और गलत की पहचान करना आपके हाथ में हो जाए कि आप अब सही और गलत की पहचान अच्छे से कर लेते हैं, तब दोस्तों क्या आ जाती है आपके अंदर? नैतिकता आ जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरालिटी। ठीक है। तो नैतिकता कब आती है? जब सही और गलत की आप पहचान करने लग जाते हैं, जब आपके अंदर यह गुण आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तब वहां उसको कहते हैं दोस्तों नैतिकता। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट और है दोस्तों आपका नया, नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना से मतलब है दोस्तों मोरल रीजनिंग। किस चीज से? मोरल रीजनिंग। अब रीजनिंग की बात हुई है तो रीजनिंग में यानी तर्क की बात हुई है, तो जो आपने सही और गलत की पहचान करी है आपका नैतिकता हो गया। जो सही और गलत की आपने पहचान करी है और वो पहचान जिस वजह से करी है, आपने क्या रीजनिंग लगाई है, क्या तर्क लगाया है कि कौन सा सही है क्या गलत है, जो सही है बताया था आपने, सही क्यों बताया है, उसमें क्या है वो रीजनिंग आपने लगाई है, वो हो गई दोस्तों आपकी नैतिक तर्कना। यानी कि जो आपने उसमें तर्क करा है, आपने उसके बारे में सोचा है, ठीक है, वो है नैतिक तर्कना। नैतिकता हो गया आपका, नैतिक तर्कना हो गया। अब आता है नैतिक दुविधा। दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि आपने सभी का निष्कर्ष निकाल दिया हो। कभी कभी तो दोस्तों आपके सामने भी ऐसी स्थिति फंसती होगी जब दोस्तों आप सही और गलत को पहचानने में असंभव हो। ठीक है। नैतिक दुविधा उसी का दोस्तों एक उदाहरण है। जब आप सही और गलत को पहचानने में असमर्थ हो, किसी चीज का डिसीजन लेने में असमर्थ हो, यानी कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसा कि सीटेट के एग्जाम में ही आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों के चारों जब आपको क्वेश्चन पता नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आ गए, फिर आपको चारों के चारों ऑप्शन क्या बिल्कुल सही लगते हैं कि बस चारों सही, कौन सा लगाऊं। तो उस स्थिति में क्या है, आप कौन सी स्थिति में? मोरल डायलेमा इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है। तो ये थे दोस्तों 3 पॉइंट कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में डेवलपमेंट में बात करी है। लेकिन कोहलबर्ग ने अपनी 6 स्टेजेस दी दोस्तों। 6 स्टेजेस आखिर है कौन कौन सी, वो हम पढ़ने वाले। ठीक है। तो 6 स्टेजेस दिए कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं। कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं। अब 3 लेवल वो दोस्तों बताए कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया आपका प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल। उसके बाद प्री कन्वेंशनल के बाद है आपका कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के बाद है आपका दोस्तों पोस्ट कन्वेंशनल। तीन लेवल बताए हैं कोहलबर्ग ने। अब 3 लेवल के अंदर इन्होंने दोस्तों स्टेजेस बताई है, 2-2 स्टेजेस बताई है इनकी। अब 2 स्टेज इसकी है दोस्तों, 2 स्टेज इसकी है, तो 2 ही स्टेज दोस्तों इसकी बताई है आपके कोहलबर्ग ने। ठीक है। अब स्टेजेस क्या है? 1 2 3 4 5
6। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहलबर्ग ने कितने लेवल और कितनी स्टेजेस बताई है, तो क्या बताना आपको, 3 तो लेवल बताया उन्होंने और 6 स्टेजेस बताई है। अब इसको किस नाम से जानेंगे, इनको स्टेजेस। पहली स्टेज जो दी है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज में, अब इनका दोस्तों टाइम पीरियड लिख लेता हूं। इसका टाइम पीरियड है 4 से 10, इसका टाइम पीरियड है 10 से 13, इसका है 13 से प्लस, ठीक है। ये दोस्तों ईयर है, कभी कुछ और समझ बैठो। तो स्टेजेस में क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा है आपके कोहलबर्ग ने, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पनिशमेंट ओबीडियंस के बाद आपका स्टेज पार्टी है दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, टिट फॉर टैट जिसको हम बोलते हैं। मैं भी दोस्तों इनको समझाऊंगा किस तरीके से कौन सी चीज काम करती है। पहले दोस्तों मैं समझाता चलता हूं साथ के साथ। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस आखिर क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट से सबसे बचल रहा है, दंड मिल रहा है। ओबीडियंस क्या है? आज्ञा मान रहा है। इसमें बच्चा क्या है, अपने खुद की विचारधारा पे नहीं चलता, जैसा उसको दूसरों बता देते हैं वो वैसा ही करता है। इसमें क्या है, बच्चा डरता है कि पनिशमेंट, किसी गलत काम करने से उसे पनिशमेंट मिलेगा, किसी से लड़ने से उसके मम्मी पापा मारेंगे, स्कूल में कम मार्क्स लाने पर दोस्तों उसको क्या दंड मिलेगा, टेस्ट में कम मार्क्स लाने पर उसके टीचर से उसे दंड मिलेगा। अगर वह अच्छे मार्क्स ले आएगा तो क्या है, उसका आज्ञा का पालन कर रहा है वो, ठीक है। इस चीज का क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहली स्टेज है आपकी। उसके बाद दूसरी स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। जिसको दोस्तों जहां से क्वेश्चन एक लगता है टिट फॉर टैट, जैसे को अब दोस्तों हिंदी मीडियम वाले बच्चे कह रहे होंगे कि हिंदी में लिखो इनको, तो हिंदी में दोस्तों ये याद नहीं होंगे इतनी आसानी से, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, आज्ञा एवं पालन। तो इनको दोस्तों क्या याद करने में प्रॉब्लम होगी। सीटेट में इंग्लिश में दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल डेट टू डेट मिलते हैं, इसलिए इंग्लिश के शब्दों पर फोकस करें ज्यादा। तो जैसे को तैसा, इस वाली स्टेज से क्वेश्चन कैसे लगेगा, बस कि कौन सी स्टेज है जिसको जैसे को तैसा यानी कि टिट फॉर टैट के नाम से जानते हैं। तो कौन सी स्टेज आपकी, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या है दोस्तों, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इस वाली थर्ड वाली स्टेज में क्या है, बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है सबके सामने, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है, अच्छे मार्क्स लाकर वो सबके सामने अच्छा दिखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस चीज को दोस्तों समझ गए होंगे, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की सबके सामने कोशिश करते हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो, दोस्त हो, आपका समाज हो, परिवार हो, तो इस चीज से। अब लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर में क्या है आपका, कानून की बात इसमें हो रही है। लॉ मीन्स कानून ही है दोस्तों, कभी कुछ और हो जाए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लॉ मीन्स कानून और ऑर्डर मीन्स जो ऑर्डर होते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा एक कानून में बंधा रहता है दोस्तों, कानून में बंधा रहता है, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेज की बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। शिक्षा आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल।
जैसा कि दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें क्या बच्चा समाज में रहता है, समाज के अनुसार वो सही गलत करता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें जो बच्चा है वो दूसरे पर निर्भर है, इसमें क्या बच्चा खुद पर निर्भर है, अपने आप पर निर्भर है, उसको जैसा सही लगेगा वो वैसा करेगा। अगर दोस्तों क्या है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, लॉ ऑर्डर के बारे में दोबारा बता देता हूँ, शायद मैंने नहीं बताया आपको। इसमें क्या है कि बच्चा यदि रूल तोड़ने से, उसके किसी परिवार के सदस्य की रेड लाइट है, रेड लाइट तोड़ने से अगर किसी की जान बच सकती है तो दोस्तों ऐसी रेड लाइट को तोड़ देना चाहिए। ऐसी इस वाली स्टेज में बच्चे का ये वाला मत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या, बच्चे को जैसा सही लगेगा वैसा करेगा। बच्चा दूसरे के चक्कर में अपनी जान पर भी खेल सकता है दोस्तों, दूसरे की हेल्प करने में। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सभी सार्वभौमिक जो तथ्य है उसके ऊपर सिद्धांत है। ये 6 स्टेजेस आपकी कोहलबर्ग ने दी है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन इनके नाम से ही पूछा जाता है। इनके अंदर कुछ भी ऐसा अंदर नहीं पूछता कि इस वाली स्टेज में क्या होता है, इस वाली स्टेज में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नाम से पूछता है। तो इसलिए इनके नामों को बिल्कुल अच्छे से रट लेना। इनसे बाहर और इस वाली स्टेज के इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, तो नाम को अच्छे से रट लेना। तो ये थी दोस्तों कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। लेकिन अब इसमें कुछ अपवाद भी है, क्रिटिसिज्म भी है। अपवाद क्या है मैं अभी आपको बता देता हूं। अपवाद को दोस्तों यहीं पर समेट देते हैं बिना किसी अपवाद। इसकी कोहलबर्ग की डेवलपमेंट की थ्योरी में अपवाद एक क्वेश्चन लगता है यहाँ से, अपवाद से। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है कोई भी पूछ सकता है दोस्तों, आपका दोस्त हो, सहपाठी हो, टीचर हो, कोई भी है तो वो पूछ सकता है कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसमें अपवाद क्या है। इसमें फीमेल को कम महत्व दिया गया है, जो फीमेल को कम महत्व दिया गया है। ठीक है, ये बात दोस्तों किसने करी है, ये बात कही आपकी कैरल गिलिगन ने। कैरल गिलिगन ने, ठीक है। अपवाद है दोस्तों ये आपका, यानी कि फीमेल को जब इन्होंने स्टेजेस को बांटा है, डिवाइड करा है, तब क्या है फीमेल को महत्व कम दिया है कि फीमेल को भी दोस्तों इसमें शामिल करना चाहिए था। ये बात आपकी कैरल गिलिगन ने बोली है कोहलबर्ग के प्रति। तो ये थी कोहलबर्ग की थ्योरी। आशा करूंगा दोस्तों बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेज के नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। साथ के साथ प्री कन्वेंशनल 4 से 10 साल इसको बांटा है, कन्वेंशनल 10 से 13, जो आपकी पोस्ट कन्वेंशनल थी मैंने लिखी है, जो आप मैंने रफ कर दिया तो फिलहाल उसका 13 प्लस, यानी कि 13 से एबव ऊपर आपके पोस्ट कन्वेंशनल वाले स्टेज आ जाते हैं। तो ये थी दोस्तों, मैंने इसको डिवाइड करा है 6 स्टेजेस में, बिल्कुल आसान वे में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जब तक दोस्तों आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम पूरा कोर्स, उससे पहले कई दिनों पहले हम कोर्स कंप्लीट करा चुके होंगे। आपका चाहे सीडीपी आपकी मैथ की हो, ईवीएस की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद। यदि आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बेशक न करें दोस्तों, लेकिन चैनल को एक शेयर का बटन है नीचे, उस पर शेयर कर दो 1-2 जगह, बस बात खत्म। तो मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो के साथ में।